ठीक है, बैठो। सब कुछ बंद है क्या इस रूम का? बहुत ज्यादा गर्मी है इस रूम में, थोड़ा ज्यादा लोग हैं ना इसलिए हो जाती है। ओके ठीक है, मैं ये डिसएडवांटेजेस, ये दिख नहीं रहा है, ये हुआ नहीं है क्या कनेक्ट? एक्सक्यूज मी मैम। नहीं हुआ, हाँ आ जाओ। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो रवि। मैम पिछले सैटरडे और ट्यूसडे को क्या पढ़ाई थी मैम? मैं सैटरडे को शायद नहीं थी ना, सैटरडे को शायद एब्सेंट थी मैं। और ट्यूसडे को मैम, पिछले ट्यूसडे को? नहीं याद है, अभी वही पढ़ा रहे, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट पढ़ाए होंगे। हाँ मुझे याद आ गया, हमने शायद शुरू कर दिया था ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। यस, और मैंने डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन बताया था, देख के याद है, पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग, डिसेंट्रलाइजेशन, ये सब बताया था, याद है? सेल्फ मोटिवेशन, या वी आर डन विद दिस। ठीक है, अब मुझे याद आ गया अच्छे से, तो वो सब याद हो आ चुका है। शायद आप एब्सेंट रहे होंगे, ऑनलाइन थे। अच्छा ऑनलाइन मतलब मैं एब्सेंट था मैम, या नहीं इधर, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, वो सब खत्म कर चुके थे, आगे अभी बढ़ना है हम लोगों को। ह्यूमन अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का जो इम्पोर्टेंट 3 बेसिस है जिसके ऊपर बेस्ड है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। नहीं ये कनेक्ट हो चुका है, ये तो कनेक्ट हो चुका है, तो एक बार वहां से फिर से ऑफ ऑन करके देखो। क्या ये नहीं लगता? ओके हाँ, क्या हो गया? शेयर करो, क्या हो गया? अभी हुआ? ठीक है, कहाँ से आ रही? कहाँ? ठीक है, ये सब हो चुका था, ठीक है ना? ओके, तो आज हम लोगों को ये शुरू करना है हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है? पीछे आप सबको मैं फाइनली बोल रही हूँ कि अभी वहां से हंसने की और बोलने की कोई भी आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है? और आगे आपके लिए भी यही एप्लीकेबल है, ठीक है? मतलब अगर मैं पीछे चली जाऊंगी बात करते करते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको फिर से हम वापस वो जोन बना देंगे, राइट? आप बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। कुछ पूछना है तो पूछिए, ऐसे आपस में बात करके हंसना ये सब अच्छा नहीं है, थोड़ा सुधारो अपने अपने अंदर, ठीक है ना? जहां हंसने का टाइम है हंसो। ओके ठीक है, हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट्स हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है? अभी तक बिहेवियरल अप्रोच में मैंने बताया कि बिहेवियरल अप्रोच का फोकस क्या था, तो डिसेंट्रलाइज करना, यदि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना थ्रू आउट द हायरार्की। उसके बाद डिसीजन, पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग, यानी कि डिसीजन जब भी लेते हैं, निर्णय लेते हैं, वो छोटा हो या बड़ा हो, सबको इन्वॉल्व करना, राइट? सबका ओपिनियन लेना, सबका सजेशन लेना, उसके बेसिस पर आपको फाइनल रिजल्ट निकालना कि ये क्या करना है, नहीं करना है। एंड देन सेल्फ मोटिवेशन, क्योंकि पुश स्ट्रेटेजी बहुत दिन तक काम नहीं करता है, राइट? पुश करके अभी हम बहुत लंबा नहीं जा सकते हैं, जो लंबे रेस का घोड़ा होता है वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, यानी कि रेडी टू टेक इनिशिएटिव, राइट? अपने आप में चेंज लाने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ दिलाने के लिए खुद इनिशिएटिव लेने का जैसा एम्प्लॉय हो, तो ये आपको तैयार करना पड़ता है। ऐसे रेडीमेड लोग आपको बाजार मार्केट में नहीं मिलते हैं, यू हायर देम एंड देन यू प्रिपेयर देम इन अ सेल्फ मोटिवेटेड मोड, राइट? जब भी अगर हम ऑनलाइन, एक मिनट, ये शेयर्ड है या नहीं है? शेयर्ड है मैम, ठीक है मैम, शेयर्ड है ना? ठीक है, शेयर्ड है, ठीक है। तो मैं जब भी ऑनलाइन एजुकेशन की बात हम करते हैं, तो ऑनलाइन या डिस्टेंस एजुकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन, क्योंकि वहां आपको कोई सुपरवाइज करने के लिए नहीं है, कोई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देने के लिए नहीं है, जो भी है वो आपको खुद ही करना है। यानी यू हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस, यू हैव टू पुट इन क्वेरी सेक्शन कि क्या क्या आपके
क्वेरीज है एंड देन यू गेट द सॉल्यूशन। तो आपको क्या लगता है ये सेल्फ मोटिवेशन हुआ ना? यू आर योरसेल्फ रेडी टू लर्न, ठीक है ना? जो भी आपको नया सिखाया जा रहा है वो लर्न करिए, नहीं तो अभी आप ऑनलाइन कनेक्ट होकर के अटेंडेंस मार्क करवा लीजिए और एब्सेंट रहिए, लर्निंग कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? अटेंडेंस भले ही मार्क हो जाए, लर्निंग आपका जीरो रहेगा। अगर आप लर्निंग चाहते हैं तो यू हैव टू बी इन सेल्फ मोटिवेटेड मोड, राइट? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तो घर में भी है, बाहर भी है, राइट? आपको खुद कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। ये तीन चीज को फोकस करके बिहेवियरल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट लाया गया, क्योंकि इससे पहले जो भी क्लासिकल थियोरी था तीनों में ही नेग्लेक्टेड रहा। कौन? ह्यूमन अप्रोच, ठीक है ना? जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो बिल्कुल डिफरेंट रिसोर्सेज है, लेकिन इसको भी मनी, मशीन और अदर रिसोर्सेज की तरह ट्रीट किया गया, राइट? ठीक है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच management approach human behavioral या human motivation aspects are neglected or not get focused or not get considered, तो क्या लिखेंगे? क्लासिकल अप्रोच, न्यू क्लासिकल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। क्या आंसर होगा? क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? मैं फिर से बोलती हूँ, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन विच मैनेजरियल अप्रोच या इन विच मैनेजमेंट अप्रोच ह्यूमन एस्पेक्ट्स आर नॉट कंसीडर्ड, ठीक है? ऑप्शंस आर साइंटिफिक अप्रोच या क्लासिकल अप्रोच, न्यू क्लासिकल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, तो क्या होगा आपका आंसर? धन्य है आप लोग। और किसी का कोई जवाब है? मैंने क्या क्वेश्चन पूछा? मुझे बस क्वेश्चन समझा दो। एक मिनट, मैं एक एक करके पूछूंगी, तुम बताओ। हाँ बताओ, तुम्ही को पूछ रही हूँ जो तुम कुछ बोल रहे थे। यस बोल। और किसी को कुछ दूसरा मतलब लगा? आप लोगों को कुछ मतलब लगा या आई एम टॉकिंग फ्रेंच? नहीं मतलब। अब कुछ आगे से समझ में आया कि क्या क्वेश्चन था? ओके, मैंने तुझे कमेंट करने के लिए बोला, मैंने बोले इस बात में नहीं आई उसको यार उठाया हंसने वाला था, इस बात ठीक है। आगे मैं नहीं समझ में आएगा, कभी नहीं समझ में आएगा। मैंने 2 बार रिपीट किया क्वेश्चन, इस बार भी नहीं समझ में आएगा अगर ये एटीट्यूड रहेगा पढ़ाई। आगे किसी को समझ में आया मैंने क्या पूछा? क्या बताओ, एक कोई खड़े होके बताओ कि क्या क्वेश्चन था। प्रियंका थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दो। कोई कौन बोलना चाहता है? बताओ। Explain what question has been asked. The question was, in which managerial system the human approach was neglected? Very good. In which management approach the human behavior are neglected, not considered? यही मैंने क्वेश्चन बोला, कौन से मैनेजमेंट अप्रोच में ह्यूमन बिहेवियर को कंसीडर नहीं किया गया? इतना सिंपल क्वेश्चन है, इतना फ्लैट क्वेश्चन है। शाबाश। इसका आंसर क्या होगा? अब ये आंसर भी दे सकते हो तुम लोग। यस, जोर से बोलो, गलत होगा डोंट वरी। वेरी गुड। क्लासिकल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट में ह्यूमन अप्रोच को मशीन की तरह ट्रीट किया गया, कोई डिफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं हुआ इसके साथ। समझ में आया क्वेश्चन? आप यही समझे थे? अगर आप ये समझे थे तो सही, राइट? कौन से मैनेजमेंट अप्रोच में ह्यूमन बिहेवियर को नीचे ऊपर से कोई रिलेशन नहीं है, मानव संसाधन को नेग्लेक्ट किया गया, राइट? इतना सिंपल क्वेश्चन था। तो क्लासिकल थियोरी का जब सबसे बड़ा लूप होल मैंने बताया था कि एक ही लूप है, एक ही प्रॉब्लम है, जो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसने ह्यूमन अप्रोच को बिल्कुल साइड किया था, बिल्कुल उसके ऊपर फोकस्ड कोई भी इसका स्टेटमेंट नहीं रहा। थोड़ा बहुत हेनरी फेल ने इक्विटी के बारे में बात की थी, दैट्स इट, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और कुछ खास
बिहेवियर पे उनका फोकस नहीं था। समझ में आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके, हाँ मैं आती हूँ। पहले ma'am. पहला था, फिर से मैं आपको थोड़ा इवोल्यूशन पे ले चलती हूँ। इवोल्यूशन में पहला अप्रोच था क्या, उसका नाम बताओ। प्री साइंटिफिक। कहाँ हो तुम लोग, जागो। ठीक है, पहला अप्रोच था प्री साइंटिफिक, राइट। प्री साइंटिफिक में हमने चार्ल्स बेबेज, रॉबर्ट अर्विन्स और भी 3-4 लोगों के का पढ़ा था, राइट। उसके बाद आया हमारा नेक्स्ट क्लासिकल थियोरी। क्लासिकल थियोरी ऑफ मैनेजमेंट में इस थियोरी को हम अप्रोच भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। मैनेजमेंट का ये एक तरीका है, अप्रोच है, ठीक है। तो क्लासिकल थियोरी ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या आया था, 3 थियोरीज आए थे, जिसमें एक साइंटिफिक है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव है, एक ब्यूरोक्रेटिक है। यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद नियो क्लासिकल आया। मैंने कहा नियो क्लासिकल मैनेजमेंट को जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, राइट, इस नियो क्लासिकल मैनेजमेंट को हम ह्यूमन अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। और मैंने ये भी बोला था कि इसी को हम बिहेवियरल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। यानी तीनों नाम एक के ही है। सेट नियो क्लासिकल थियोरी ऑफ मैनेजमेंट, सेट बिहेवियरल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट और ह्यूमन अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, तीनों एक के ही नाम है। समझ में आया? अच्छा, जब इसका नाम ही है ह्यूमन अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, तो ऑब्वियसली इसके सेंटर में कौन होगा, ह्यूमन रिसोर्स, राइट। इन्होंने बिहेवियर पे स्टडी की, ह्यूमन के एटीट्यूड पे स्टडी की, ह्यूमन को कौन कौन सा फैक्टर मोटिवेट करता है, कौन कौन सा डीमोटिवेटिंग होता है, इसको स्टडी में कंसीडर किया। एंड इसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। मैं थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ सो दैट आप देख सके। तो इन्होंने वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी हॉथरॉन वर्क्स, ठीक है ना, ये कंपनी का नाम था, जो शिकागो के पास एक कंपनी था, क्या नाम था उसका, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, ठीक है ना। हॉथरॉन शिकागो का वो प्लेस था जहां पे ये कंपनी है। तो कंपनी ये भी आ सकता है, व्हाट इज द प्लेस वेयर दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी कंडक्टेड या वर कंडक्टेड, ठीक है। तो इसमें आप शिकागो बोल सकते हैं, अगर प्लेस का नाम आया तो, कंपनी नाम आया तो वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपके नॉलेज के लिए है। वहां पे एल्टन मायो को बोलते हैं फादर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है। इससे पहले मैंने कहा था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है, पीछे से कोई भी जवाब दो, मुझे अच्छा लगेगा, अपने मन से खड़ा होकर जवाब दो। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट चार्ल्स बेबेज। गेट अप। किसका आंसर है, नो, गेट अप, उठो। अरे 3-4 लोगों ने कोरस में बोला है ना कि चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अरे खड़े हो जाइए, बैठ। मैंने किसी को बोला ना, आप लोगों ने बोला है ना कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है, चार्ल्स बेबेज। तो जरा खड़े हो जाओ, सूरत दिखाओ मुझे कि कौन कौन बोल रहे हैं ये। उठो। नहीं कोई उठेगा। अभिषेक अब मत करो इस पे बात। चलिए उठिए। किसका आंसर था, मुझे मालूम है, कोई नहीं बोला तो कौन कौन बोला था, ठीक है। या तो मैं सबको जनरलाइज कर दूंगी, आपके मन से उठना।
या तुम्हारे घर के बगीचे में प्लास्टिक का पेड़ है तो बताओ कोई आता है क्या? है क्या? ठीक है ना? तो मेरे पास और भी पता है क्या? कौन बोल सकता है कि who is the father of सबने गूगल कर ओके, देखिए जवाब आया तुम्हारे सामने, किसी ने जवाब दिया? जवाब दिया किसी ने या नहीं दिया? मैंने जवाब दिया, किसी ने जवाब नहीं दिया? दिया ना? यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया, याद नहीं किए वो भी आपके ही है। ठीक है, आप बदमाशी करिए, आपका उम्र है बदमाशी करने का, लेकिन जहाँ पे करना है वहाँ पे करना। जहाँ तुम सीखने आए हो वहाँ पे सीखो ना, राइट? ठीक है ना? अब मैं वापस आती हूँ तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मुझे नहीं पता होता कि इतना सिंपल क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। रोल नंबर 73, ठीक है। नाउ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है FW टेलर। इसको जितनी जल्दी अपने अंदर इम्बाइब कर सको कर लो, ठीक है ना, क्योंकि ये सब बेसिक है। अगर तुम 1 महीने बाद ये नहीं आंसर कर सकते तो बहुत बुरी बात है। मेरे अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं आपको सिखा नहीं पा रही, राइट? ये मेरा प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं वहां जा जाके पूछती हूँ तुमसे। सबसे पहला मैनेजमेंट थियोरी है साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी, जिसके फादर है FW टेलर। दूसरा हमने पढ़ा था क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी ऑफ मैनेजमेंट। कौन है? हेनरी फ्योल। वेरी गुड, हेनरी फ्योल। आप लोग भी सुनो, राइट? हेनरी फ्योल इज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। सबके लिए एक समान है, राइट? मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रही हूँ। और तीसरा है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का तो मैंने आपको एक फंडा भी दिया कि आपके सीनियर्स ने एक बहुत अच्छा एक्रोनिम क्रिएट किया, BMW फॉर ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, यानी ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट बाय मैक्स वेबर, MAX मैक्स WEBER, तो BMW। याद रहेगा? याद करने का तरीका शेयर किया मैंने, ऐसे याद कर सकते हो। आप भी कुछ नया इजाद करके लाओ, मैं दूसरे के साथ शेयर करूंगी, राइट? यस यस, मैक्स वेबर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अभी चौथा पे ही आए तो 3 याद करने में मुश्किल नहीं होना चाहिए, राइट? अभी चौथा है हु इज द फादर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट या हु इज द फादर ऑफ ह्यूमन अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, राइट? एल्टन मायो, जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, एल्टन मायो इज द फादर ऑफ पर्सनल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट या ह्यूमन अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर? ठीक है, सबके लिए क्लियर? मैं पूछूंगी तो आंसर आएगा? ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने वेस्टर्न कंपनी में, वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में एक एक्सपेरिमेंट किया, जस्ट टू रीड ओवर द एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन अप्रोच। तो पहला नाम था पहले का इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। 1 मिनट, कोई है इसको एडमिट कर दो। तुम जैसे दोस्त रहेंगे तो हो गया। इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, राइट? कहाँ कहाँ ध्यान दो। इल्यूमिनेशन, अच्छा, इल्यूमिनेट का इन जनरल मीनिंग क्या होता है? इल्यूमिनेट का इन जनरल मीनिंग क्या होता है? जो आपको अभी मैनेजमेंट से रिलेट नहीं करना। एलिमिनेट, एलिमिनेट मतलब हटाना, इल्यूमिनेट बोल रहे हो, अंतर है, ELI होता है। वेरी गुड, एक जवाब आया। तुम बोलो जल्दी से फिर। इनलाइटन करना मतलब हिंदी में जागरूक करना। तुम चुप रहो, तुम बोलने दो, लेट इट क्लियर। तुम अपना प्रकाशमय करना, इनलाइटन मतलब। शाबाश, लाइट का पहचान। इल्यूमिनेट बताता रोशनी। इल्यूमिनेट
रोशनी वहां पे उजाले से। अब इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है मैं बताती हूँ। अब इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ये एक्चुअली इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट एक सिंबॉलिक एक्सपेरिमेंट है जान। इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट एक सिंबॉलिक एक्सपेरिमेंट है वर्किंग कंडीशन से, ठीक है ना। वर्किंग कंडीशन का मतलब जहां पे आप काम कर रहे हैं, सपोज करो वहां पे जो भी चीजें लगने वाली है, ठीक है ना, जो भी रिसोर्सेज है, चाहे वो कैसा भी रिसोर्सेज हो, अगर सारी चीजें सिस्टमेटिकली अरेंज है, सही है, ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या होगा, उससे प्रोडक्टिविटी पे असर होगा। यानी कि एवरीथिंग इज सिस्टमेटिकली अरेंज, कहीं कोई ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, कहीं कुछ कमी नहीं हो रही है, तो इससे प्रोडक्टिविटी ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ जाएगा। यानी अगर सब कुछ अरेंज है तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। राइट। इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड है। वर्किंग कंडीशन मतलब जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां के आसपास का माहौल, वहां पे जो सामान रखा है या जो जो चीजों को आप यूज करने वाले हैं उसका कंडीशन कैसा, राइट। तो इन्होंने बोला, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई आउट करने के लिए क्या किया कि जहां पे बहुत कम रोशनी है, अब एकदम रोशनी कम है, ठीक है ना, तो काम कैसे होगा, काम थोड़ा धीरे होगा ना, क्योंकि ठीक से दिख नहीं पा रहे, एकदम देख देख करके ध्यान से उठा रहे थे कि ये सामान है, चाहिए सामान की तरह से बात हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो हम देख देख करके सामान को पिक कर रहे हैं, तो थोड़ा स्लो हो रहा है था, उन्होंने वहां क्या किया, थोड़ी रोशनी बढ़ा, ठीक है, थोड़ा और अच्छा प्रॉपर लाइटिंग कर दी। अब उसका असर प्रोडक्टिविटी पे पॉजिटिव हुआ, एज यू हैव सेड इसका असर पॉजिटिव होगा, तो उसका असर पॉजिटिव हुआ, यानी कि काम अच्छे से होने लगा, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई। उन्होंने उसके बाद क्या किया, थोड़ी और रोशनी बढ़ा, थोड़ी और रोशनी बढ़ा देने से क्या हुआ, काम इससे ज्यादा अच्छा हो गया नहीं। मतलब कि अगर आपको 5 GB से क्लास हो जाता है या 2.5 GB से आपका 5 क्लास हो जाता है, तो हम उसके बाद आपको 10 GB में रिचार्ज करा दे, तो क्या आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आप ज्यादा क्लास कर लेंगे? नहीं, जितना करना उतना ही करेगा वो, 2.5 GB में सफिशिएंट है, राइट। तो सिमिलरली आप समझ लो कि जब आपके लिए जो जो चीजें जरूरी है वो ऑलरेडी है, तो ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि वर्किंग कंडीशन कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सिस्टमेटिक, जितना चाहिए उतना सारा रहेगा, तो इट विल इनहांस योर प्रोडक्टिविटी। लेकिन उससे आप कितना भी ज्यादा बढ़ा दे सकते हैं, तो उससे कोई प्रोडक्टिविटी का असर नहीं होने वाला। यानी कि वर्किंग कंडीशन बैलेंस होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, सिस्टमेटिक। फर्दर इंक्रीमेंट से कुछ प्रोडक्टिविटी पे खास असर नहीं पड़ता है, क्योंकि जितना है अगर वो ऑलरेडी उतना है, तो अब सूरज में इतना ज्यादा रोशनी है कि अभी लाइट जलाने की जरूरत नहीं है बाहर, लेकिन तब भी हम लाइट जला देंगे तो उससे प्रोडक्टिविटी पे असर होगा नहीं, होगा ना। दिस इज व्हाट इट वांटेड टू से कि वर्किंग कंडीशन जो है या वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। इसको एक बार हम बढ़ा देंगे और प्रोडक्टिविटी लेवल पे आ जाएगा, फिर फर्दर बढ़ाने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो एक प्रॉपर वर्किंग कंडीशन या वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को, जो जिसका प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है, लेकिन फिर उसमें फर्दर बढ़ाने से वो स्टैटिक रहता है, कुछ खास असर नहीं पड़ता है। ये समझ में आया इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट? Yes, ma'am. ओके। सेकेंड है रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। इसका नाम इन्होंने रखा है रिले असेंबली। इन्होंने क्या किया कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग थे होमोजेनस ग्रुप बना लिया। होमोजेनस ग्रुप मतलब यू मस्ट बी नोइंग होमो और हेट्रो। होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब हाँ। तो इन्होंने होमोजेनस वर्किंग ग्रुप बना लिया, जो एक तरह के काम में एसोसिएट थे, एक तरह का डिग्री लेकर के आए थे और जिनका एक तरह का ही वर्क था, ठीक है ना, एक तरह का शिफ्ट था। उन वैसे लोगों के कुछ ग्रुप्स बना लिया और उनको क्या बोला, उनके जो उस ग्रुप में काम करने का तरीका था ऑर्गेनाइजेशन में पहले, उसको थोड़ा चेंज कर दिया। क्या चेंज किया? तो जो वर्किंग आवर था उसको थोड़ा छोटा कर दिया, ठीक है ना। 2 शिफ्ट के बीच में जो इंटरवल था उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। ये सब चेंज उन्होंने कर दिया। और उन्होंने क्या किया, तो रेस्ट पीरियड, फिजिकल कंडीशंस जो है वो थोड़ा बेहतर। फिजिकल कंडीशन मतलब अगेन वर्किंग एनवायरनमेंट, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट, ठीक है ना। जो चीजें हैं वो सब कुछ अपने जगह पे सही तरीके से, ठीक ना। इट्स नॉट वर्किंग, दिस नॉट वर्किंग, दैट नॉट वर्किंग, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, राइट। तो सब कुछ सही है अभी, सब एवरीथिंग इज वर्किंग, ठीक है ना। आपको जो चाहिए यूज करिए और आपका काम रुकेगा नहीं। उसके बाद जो सुपरविजन था उसको थोड़ा फ्रेंडली कर दिया। जो बहुत स्ट्रिक्ट सुपरविजन था उसको
फ्रेंडली कर दिया, राइट। उसको फ्रेंडली कर दिया, मतलब ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, राइट। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप पूछ सकते हैं। आपको थोड़ा फ्रीडम दे दी गई कि आप अपने हिसाब से काम करिए, राइट। तो ये सब कुछ दिया गया, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट सुपरविजन नहीं रहा, राइट। बहुत आपको टाइट कंट्रोल में नहीं रखा जा रहा है। ये समझा जा रहा है कि यू आर सेल्फ मोटिवेटेड। जैसे मैं अभी समझ रही हूँ कि दे आर सेल्फ मोटिवेटेड, अब वो समझेंगे क्योंकि उनसे मैं नेक्स्ट टाइम पूछने जा रही हूँ। तो ये समझा गया कि यू आर सेल्फ मोटिवेटेड, हम आप पे यकीन कर सकते हैं कि आप इससे काम करें, राइट। तो यही चीज वहां किया गया कि उनका सुपरविजन फ्रेंडली कर दिया गया, उनको थोड़ा सा इनफॉर्मल ग्रुप या इनफॉर्मल रिलेशन बनाने के लिए अलाउ किया गया। अब इस सब का रिजल्ट क्या हुआ, तो जब इस सब को सोशल इंटरेक्शन, मतलब आप आपस में बातचीत कर सकते हैं, ठीक है ना, आप आपस में बातचीत कर सकते हैं, मतलब नॉनसेंस नहीं, काम से रिलेटेड बातचीत कर सकते हैं। एंड ऑल द ग्रुप मेंबर्स कैन informally little bit they can be informal at the workplace, right। अब इसका फायदा ये इन्होंने एक किया अगेन देखने के लिए, और उसके बाद इन सब चीजों को देखने के बाद यस रिले असेंबली टेस्ट रूम, मतलब असेंबली टेस्ट रूम यानी अलग अलग भागों में बांट करके उस ग्रुप को, उनको थोड़ा सा ये एलिमेंट्स जो है, हाँ एक जगह असेंबल करके एक एक ग्रुप को अलग अलग ग्रुप की प्रोडक्टिविटी चेक की गई, राइट। लेकिन ये सब करने से पहले, प्रोडक्टिविटी चेक करने से पहले पहला काम क्या किया, तो जो पूरा ट्रेडिशनल तरीका था काम कराने में उसमें थोड़ा चेंज लाया गया, लाइक जैसे कि वर्किंग पीरियड मैंने कहा थोड़ा 10 घंटे का है तो 8 घंटे का कर दो, ठीक है ना। आधे घंटे का ब्रेक मिलता है, 1 घंटे का ब्रेक दे दो, थोड़ा सा उनको फ्रीडम अलाउ करो, दे कैन टॉक, राइट। सुपरविजन थोड़ा सा नॉर्मल रखो, बहुत टाइट भी नहीं, बहुत लिबरल भी नहीं, एकदम बैलेंस मॉडरेट, where they can ask what they wanted to be, right। तो ये सब आप उनको अलाउ करो। इस सब का रिजल्ट देखा गया कि इनका प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुआ, ठीक है ना। जो पहले का प्रोडक्टिविटी था इन ग्रुप का, उससे ज्यादा इंप्रूव हुआ इस सर्कमस्टांसेस में। क्या प्रोडक्टिविटी, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। इसके बाद थर्ड फिर इन्होंने रिसर्च किया, क्योंकि इन्होंने अलग अलग तरीके से रिसर्च करके इनको देखना था कि और किस किस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर पे असर होता है और ह्यूमन बिहेवियर का प्रोडक्टिविटी पे असर होता है, ठीक है। तो जो थर्ड था वो मास इंटरव्यू प्रोग्राम था। मास मतलब इकट्ठे बहुत सारे लोगों का। तो उसी कंपनी के जो लोग थे उनका इंटरव्यू लिया गया, उनसे पूछा गया कि कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा, पहले जो हम लोग करते थे वो अच्छा लगा या अभी जो आपको चेंज करके दिया वो अच्छा लगा। Then the most of the people, ज्यादा जो लोग थे उन्होंने कहा कि ये भी ज्यादा काम करने में पड़ता है, हम ज्यादा अच्छा फील करते हैं और ज्यादा अच्छे से हम काम करते हैं, जहाँ पे थोड़ा लिबर्टी है, थोड़ा फ्रीडम है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है और हमको अपना स्पेस दिया गया है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमको आपने अलाउ किया है इनफॉर्मल ग्रुप्स बनाना। इनफॉर्मल ग्रुप्स बनाना मतलब हमको जिससे मेंटर हमारा मैच करता है, हम उनसे थोड़ा बातचीत कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और हमारा ज्यादा अच्छा लगता है काम करने में इस तरीके से। तो इसका असर क्या हुआ, मास इंटरव्यू प्रोग्राम भी बोल रहा है कि नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन विद आल्सो साइकोलॉजिकल, जो आपके नीड्स है, साइकोलॉजिकल मतलब समझ में आ रहा था, साइकोलॉजी का रिलेशन माइंड से, ठीक है। तो जो हमारे मेंटल नीड्स है वो भी यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं, इसीलिए हम बेहतर फील करते हैं। ये तीन समझ में आ गया, तीन रिसर्च, ठीक है। ये तीनों रिसर्च एक ही का अंदर का रिसर्च है, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। और फोर्थ है कौन सा, बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। इसका नाम दिया गया है बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। इसमें 14 वर्कर्स के ग्रुप को ऑब्जर्व किया गया, मतलब उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया गया, देखा गया, ठीक है। द ऑब्जर्वेशन रिवील द, अब ऑब्जर्वेशन में आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्म करके नहीं किया गया, जस्ट ऐसे ही ऑब्जर्व किया गया ये 14 लोगों के ग्रुप पे। तो इस ऑब्जर्वेशन से भी यही सब प्रूफ हुआ जो इससे पहले प्रूफ हुआ था, राइट। कि अगर आप उनको इनफॉर्मल ग्रुप बनाने का फ्रीडम देते हैं, सुपरविजन आप फ्रेंडली रखते हैं, तो वो सारे लोग क्या है, ज्यादा अच्छा से काम करते हैं, ज्यादा कमिटमेंट के साथ काम करते हैं और खुद में मोटिवेटेड फील करते हैं। समझ में आया? नहीं आया या आया बताओ, ठीक है। तो ये चारों एक्सपेरिमेंट जो है वो पार्ट है किसके, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के। अब इसका कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाला, ये आपका लास्ट क्लास है ना, ठीक है। अभी टॉलरेट कर सकते हो मुझे? थैंक यू। क्या बोले, फिर से बोलो, कुछ बोले क्या?
जो भी बोले, खैर नहीं बोलने चाहते हो तो मत बोलो, मैं नहीं कर सकती। ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट क्या है, पढ़ो, कोई भी पढ़ो। ठीक है, यानी कि पढ़ लिया सबने, यानी कि जो फैक्ट्री है, अगेन हम बार बार फैक्ट्री बोल रहे हैं, उस समय हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करते थे क्योंकि फोकस जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैं बार बार बोल रही हूँ ये बात, फोकस था इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, शिफ्ट फ्रॉम मैनुअल टू मैकेनिकल, राइट, इसलिए हम हमेशा फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल टर्म में आपसे बात कर रहे हैं। तो जो फैक्ट्री है वो क्या है, फैक्ट्री इज नॉट जस्ट टेक्नो इकोनॉमिकल यूनिट, यानी कि with the help of technology, with the help of machinery, to increase economic value of the organization, और वहाँ पे काम करने वाले लोगों का, बस इसके लिए फैक्ट्री या कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसका एक और काम है जो इनडायरेक्ट है, सीधा सीधा नहीं समझ में आता है, लेकिन जब आप इस पूरे एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करिएगा तो आपको दिखेगा कि a factory is not just techno-economic unit, it is also socio-psychological unit, यानी कि जहाँ पे तुम कितने घंटे रहते जाओगे ऑफिस में, नॉर्मली तुम्हारे घर में जो भी जाते हो कितना टाइम स्पेंड करते हो, जस्ट 6 आवर्स, एटलीस्ट 8 आवर्स, लेकिन 8 ही आवर्स जो करते हो वो बहुत लकी है, ठीक है ना, क्योंकि जब आप कॉर्पोरेट को ज्वाइन करिएगा तो नॉर्मली जब मैंने एचडीएफसी बैंक ज्वाइन किया था तो हमारे एचआर ने कहा था योर बैड टाइम स्टार्ट्स नाउ, यानी कि अब तक आपको जो करना था अब ठीक है, giving you offer letter, saying you congratulations, and the next line is your bad time starts now. क्या लगेगा भाई, क्या बोल रहे हैं, मतलब गुड टाइम बोलना चाहिए ना, now your bad times really start, क्यों, क्योंकि अब आपको पता नहीं है आप कब निकलेंगे और कब जाएंगे, ठीक है ना, अब आपको कितना काम करना पड़ेगा, आपको सोचा भी नहीं होगा, राइट, आपके अकाउंट में पैसा रहेगा लेकिन आपके पास समय नहीं रहेगा कि आप पार्टी कर सके, अपने दोस्तों को बुला सके, ठीक है ना, नहीं रहेगा आपके पास, ठीक है ना, और धीरे धीरे तो खत्म ही हो जाता है, राइट। सो क्या है ये, एक तो आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं, 8-9 घंटा कम से कम, चलो अभी नहीं लगाते, कम से कम, हाँ जानो सब उस समय पूरी क्या बोले तू बात कर, तू खुद पता है क्यों नहीं बात कर, राइट, कोई नहीं आगे पूछेगा कि क्या हंस रहे हो, लोग बोलेगा हंस क्यों नहीं रहे हो, तो कौन सी नहीं है, राइट, अपने हालात में आप हो गया मैंने हंसने पे कभी रुका, मैं तो कभी कभी चाहती हूँ कि तुम लोग हंसो, जैसे मैंने तुमको हंसाने के लिए बोला, लेकिन आप ध्यान रखिए क्योंकि पैसा तो हंसने के लिए नहीं, ठीक है ना, तो आप इसको पूरा प्रोडक्टिव वे में भी इसको देखिए, ठीक है, और मेरा कुछ नहीं जाता तेरा ना अगेन you should know where, ठीक है ना, मैंने बोला साइको सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जहां पे आप हो गया, अब ये बोलेगा रोल नंबर 73 कि मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम है, राइट, उसको सब मालूम रहता है, क्योंकि जब पीछे मैं देखती हूँ ना तो सब चुप रहते, उसी का दांत निकला रहता है। रोल नंबर 73 का नाम क्या है, राज, जस्ट राज, ओके ठीक है, तो राज अब राज की बात नहीं है, ठीक, अब तुम बदमाशी में इन्वॉल्व रहते हो, मेरे नजर में आ गए हो, ठीक है ना, हाँ मैंने बोला ना, वो बोलेगा कि हम कुछ नहीं बोले, हम कुछ नहीं जानते हैं, और जब पीछे मुड़ के देखते तो वही एक रहता है जो मुस्कुरा रहा है और सब चुप है। ओके, सो सोशियो साइकोलॉजिकल, ये कौन एक्सप्लेन कर देगा, मैंने बहुत सारा हिंट दिया आपको, अब आप थोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल करके एक्सप्लेन करिए मुझे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है, अ फैक्ट्री इज नॉट ओनली अ टेक्नो इकोनॉमिक यूनिट, यानी सिर्फ मशीनों के इस्तेमाल से पैसा अर्न करने का जरिया नहीं होता है कोई फैक्ट्री या कोई ऑर्गेनाइजेशन, साथ साथ ये क्या होता है जो हमें डायरेक्ट नहीं समझ में आता, लेकिन हमको वहां जाने के बाद ज्यादा समझ में आता है, क्या होता है वो सोशो साइकोलॉजिकल यूनिट से क्या बोलना चाह रहे हैं, ये बस अपनी तरह से एक्सप्लेन कर दो। यस, थ्रू अ मैनकाइंड, जैसे अपने साइको से अपने
वर्क से, स्किल से, दिमाग से एक ऑर्गेनाइजेशन को चला सकता है, ठीक सिर्फ है, मशीन द्वारा नहीं चल सकता। अब मैं बताती हूँ इसका एक दूसरा एस्पेक्ट है, ठीक है ना। ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट। साइको सोशल ऑर्गेनाइजेशन होने का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक वो प्लेस जहां पे लोग कम से कम 9 घंटे, हम 9 घंटे पे आ गए, ठीक है ना, ये ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम 9 घंटे अपना देता है, 9 से 10 घंटा अपना देता है। वहां पे अगर उसे पैसे कमाने के लिए जाएगा, जो भी मशीन है, कंप्यूटर है, जो भी है, उसके यूज से सिर्फ अगर वो पैसा कमा रहा है तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बाकी का टाइम उसको इतना बचता नहीं है सोने खाने और घर में फैमिली स्ट्रेस को झेलने के अलावा कि वो और कुछ कर सके। तो वहां पे उसका जो साइकोलॉजिकल नीड्स है, यानी साइकोलॉजिकल नीड्स मतलब साइकोलॉजिकल नीड्स की कम हो, लेकिन आपको दोस्ती चाहिए, बातचीत करने वाला कोई चाहिए, ठीक है, आपको शेयर करने के लिए कुछ चाहिए, अच्छा बुरा व्हाटएवर कोई चाहिए, ये आपके साइकोलॉजिकल, ठीक है ना। इस नीड्स को भी सेटिस्फाई करते हैं आप, राइट, तभी तो आपको वर्क प्लेस पे दोस्त बन जाते हैं, आपका ग्रुप बन जाता है, राइट। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, साइकोलॉजिकल एंड सोशल, वहां आप सोशल नीड्स भी फुलफिल करते हैं। नॉर्मली जो काम करने वाले मेन या वुमेन कोई भी है, उनका अपने अपार्टमेंट में या अपने अगल बगल से इतना नहीं बन पाता, क्यों, क्योंकि ज्यादा टाइम तो ऑर्गेनाइजेशन रैक में बहुत मुश्किल है, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन भी कर लो, ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं वही आपके दोस्त बनते हैं, वही आपके बुरे और अच्छे दिन में आपका साथ देते हैं, आपकी ये नीड्स भी वहां सेटिस्फाई होंगे। जब हम अलाउ करेंगे यू कैन डू दिस आल्सो, तब आप ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। इसीलिए बोला गया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सिर्फ पैसा कमाने का प्लेस नहीं है, वहां पे आप अपने सोशल नीड्स भी सेटिस्फाई करते हैं, वहां पे आपका साइकोलॉजिकल नीड्स भी सेटिस्फाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द वर्कर्स स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियस का मतलब स्वतः, हाँ, इंस्टेंट, Immediately. स्पॉन्टेनियसली, ठीक है ना। स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप, इसमें कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो पहले से एक दूसरे को जानते हो? कोई है यहाँ पे जो एक दूसरे को पहले से जानता हो? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो पहले से, ठीक है। और कोई? नो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जब ग्रुप बना तो अपने आप ही बन गया ना। देखिए ये भी मेरे जैसा है, ठीक है ना, इसका भी मुंह बंद नहीं होता, ठीक है। अच्छा, ये लोग हैं जो चुप रहते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि इन लोगों का मुंह नहीं बंद, ये लोग मुंह नहीं खोलते, बट वेयर दे नो, तो जो लाइक माइंडेड पीपल है, लाइक माइंडेड पीपल यानी एक जैसे लोग, वो अपने आप ही ग्रुप बना ढूंढ लेते हैं लोग अपने कॉम्प्लीमेंट्री टॉपिक, राइट, ठीक है, ओके। अपने जैसे लोग तो आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ पे कोई ग्रुप बनाने के लिए आपको कोई नहीं दिया, ठीक है, आपको कोई इंस्ट्रक्शन या गाइडलाइन नहीं दिया जाता कि देखिए भाई आप अपने हिसाब से इससे दोस्ती करो, इससे दोस्ती करो, इससे दोस्ती, बस तुमको और अच्छी बात है। तो ठीक है, ऐसे भी लोग होते हैं ज्यादातर, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना। तो जब ग्रुप बनाएंगे तो आप अपने ही लाइक माइंडेड पीपल के साथ आपकी दोस्ती अपने आप ही हो जाती है। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि लोग स्पॉन्टेनियसली ही स्मॉल ग्रुप्स बना लेते हैं, ठीक है ना, अपने हिसाब के लोगों के साथ दोस्ती उनकी हो जाती है। यहाँ पे जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज, फिर पूछूंगी तो नहीं बता पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि सुन नहीं रहे। यहाँ पे जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन बना के नहीं देता। आपके ऑफर लेटर पे कोई गाइडलाइंस, कोई रूल्स नहीं लिखा रहेगा कि इस रूल के हिसाब से तुमको अपने दोस्तों को चुनना है, राइट। हो सकता है तुम HR डिपार्टमेंट में काम करो, हो सकता है फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ तुम्हारी ज्यादा अच्छा पड़ती हो, तो तुम वहां जाकर के उठो बैठो खाओ पियो ज्यादा बात करो, हो सकता है खाली टाइम में, लीजर पीरियड में, राइट। तो ये जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज है, इट इज क्रिएटेड बाय द मेंबर ऑफ दीज ग्रुप्स, ठीक है ना। अपने आप ही हमारे ग्रुप में हम इतने बजे मिलेंगे, ठीक है ना, आज हम पार्टी करने जाएंगे, राइट, आज हम यहाँ चलेंगे, राइट। ये अपना नॉर्म्स खुद बनाते हैं और उस हिसाब से काम करते हैं। और इस इनफॉर्मल ग्रुप का एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है किस पे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल पर, राइट। बिकॉज अगर वो कोऑपरेटिव ग्रुप है तो वो काम करेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट होने वाला है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन में कोई आ गया, ठीक है ना, ऑडिटर नॉर्मली इमरजेंसी में ही आता है, ये बता के नहीं आता, औचक निरीक्षण जिसको बोलते हैं, सरप्राइज चेकिंग, राइट।
तो आप सरप्राइज चेकिंग के लिए कितना प्रिपेयर है, ठीक है ना। 2 दिन बाद का टाइम दिया गया, पूरा फाइल सही करना, सारे काम सही करने, पीपल विलिंगली स्टे, ठीक है ना, काम करते हैं, 2 दिन का काम करके देते हैं, जो 10 दिन में अगले होता वो 2 दिन में करके दे देते हैं। ऐसे ही लोग ज्यादा इफेक्टिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट। समझ में आया, ये दोनों पॉइंट समझ में आया। एक्सक्यूज मी मैम। Physical- बोलो मैम बोलो, जल्दी बोलो, खुल के बोलो। मैम नॉर्म्स क्या हुआ? टाइम हो गया, ये बोलना चाह रहे हो क्या? नॉर्म्स एंड वैल्यू क्या हुआ मैम? क्या? नॉर्म्स एंड वैल्यू के हाँ, बारे में नॉर्म्स एंड वैल्यूज का मतलब हुआ, नॉर्म्स मतलब होता है नियम, ठीक है ना, और वैल्यूज का मतलब होता है द वे यू रिएक्ट, जो आपके वैल्यूज है, जो आपके साथ जाता है, बिहेवियर का एक मेजर कंपोनेंट है आपके वैल्यूज, ठीक है ना। तो ये आपके नियम और आपके जो वैल्यूज हैं, ठीक है ना, जो आपके अंदर आपके बिहेवियर में बिल्कुल सोक्ड है, एब्जॉर्ब्ड है, जिसको आप निकाल नहीं सकते, वो ग्रुप का कोई मेंबर नहीं तय करता, ये अपने आप ही लोग तय करते हैं कि कौन लीड करेगा, कहाँ जाएंगे, क्या नियम रहेगा हमारे ग्रुप में उठने बैठने का, कौन किस भाषा का यूज करेगा बातचीत करने के लिए, ये अपने आप ही तय होता है। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है, राइट। या ओके मैम, गॉट इट। ओके, या नेचुरल, हाँ नेचुरली। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है, पढ़ो कोई। Conditions of work have some influence on the workers' morale and productivity, but their interpersonal Relations, attitude of supervisors and other social and psychological factors have a far greater influence. Now, इसका मतलब क्या हुआ? मैम वर्कलोड का इन्फ्लुएंस वर्कर्स पे होता है। फिजिकल कंडीशन। हाँ, फिजिकल कंडीशन का मतलब मैंने भी बताया था कि फिजिकल कंडीशन को, वर्क एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर दो। फिजिकल कंडीशन मतलब, फिजिकल कंडीशन मतलब जो जो चीज आप यूज करने वाले हैं अपने वर्क प्लेस पे, वो अगर सही से ठीक से रहता है, सिस्टमेटिकली अरेंज रहता है, तो इसका असर होता है किस चीज पे? आपके प्रोडक्टिविटी पे। ये बात सही है, ठीक है ना। हम अगर आपको रिसोर्सेज भी ना दे और बोले ये काम कर दो, तो मुझे मेरा बॉस बोलता था प्रिंटर में सारा ईओडी रिपोर्ट निकाल दो। ईओडी मतलब एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे रिपोर्ट निकाल देना, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट डे बोलती थी, वो बोलता था लाओ एंड ऑफ द डे रिपोर्ट, मैं बोलती थी प्रिंटर खराब, तो व्हाट, मैं प्रिंटर ठीक करूं, राइट। प्रिंटर खराब है, राइट, प्रिंटर खराब है, आप ठीक करेंगे तो हम आपको निकाल देंगे। आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी कि अगर आपको काम से मतलब है, they will, all your seniors, all your boss only knows the result, the outcome. वो बीच के जो भी एक्सक्यूजेस है वो वैलिड है या इनवैलिड है, वो तो बाद की बात है। वो सुनने बोलेगी कि am I paying you for your excuses? क्या मैं तुमको यही सब सुनने के लिए पे कर रहा हूँ कि क्या करा दे, क्या सही है? मुझे ईओडी रिपोर्ट चाहिए, सो दैट आई साइन। कराएंगे, कोई तो ठीक कराएगा, तो मेरा काम तो प्रिंटर से सिर्फ प्रिंट निकाल के देना है। प्रिंटर खराब है तो मैं क्या कर सकती हूँ? देन आई स्लोली कम टू नो कि अगर प्रिंटर खराब है, अगर कंप्यूटर आपका नहीं काम कर रहा है, तो आप क्या करिए, आप जो क्या बोलते हैं उसको, जो एक नहीं, जो एनुअल मेंटेनेंस का लेता है, एएम क्या बोलते हैं उसको, एमसी, जो एनुअल मेंटेनेंस नहीं उसको बोलते हैं। अच्छा, ईयरली उनका कांटेक्ट होता है किसी से, तो साल में कभी भी खराब हो उनको कॉल करो, आगे से बात में पता चला ये मेरा काम है, जिसका काम प्रिंट आउट निकालना होता है उसी का काम होगा प्रिंटर को ठीक करवाना। आप फोन करिए, बुलाइए और नॉर्मली हम लोग अपने वाटर हीटर के लिए लेते हैं, ठीक है ना, 7,000 खैर सारे मशीन पे ये एप्लीकेबल है। समझ में आया? कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप उसको फोन करिए, थर्ड पार्टी होता है, वो आएगा, वो ठीक करके देगा, मतलब आप प्रिंट निकालिए, मतलब कुछ मतलब है वो ईओडी रिपोर्ट से बीच में क्या क्या कठिनाई आई वो तुम देखो, यही होने वाला है आप लोगों के साथ बात में। तो दिस इज व्हाट मैं क्या बोलूं कि अगर ये प्रिंटर ठीक रहता तो मैं तुरंत प्रिंट निकाल दूंगा, ठीक है ना। मुझे इतना दिमाग नहीं खपाना पड़ता कि मुझे किसी को फोन करना है, बुलाना है, वो 1 घंटा में ठीक करेगा, फिर जाकर के मैं रिपोर्ट निकालूंगी। समझ में आया? तो फिजिकल कंडीशन अगर ठीक रहता तो मेरा काम 15 मिनट में हो जाता, मेरा प्रोडक्टिविटी हैम्पर हुआ। तो ये बोलते हैं कि यस
जो आपका फिजिकल कंडीशन है, यानी आप जहाँ काम कर रहे हो और जिन रिसोर्सेज पे काम कर रहे हैं, वो मुझे लगता है चलना कैसे पड़ेगा, वो ठीक है, राइट? समझ में आया? वो ठीक है, वो ठीक रहेगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। लेकिन साथ ही जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये, तो इसके साथ साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, राइट? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, attitude of supervisor and other social and psychological factors have far greater impact। यानी इससे कहीं ज्यादा, मैंने आपको भी एग्जाम्पल देके बताया, पीछे देखो, अभी आपको एग्जाम्पल देके बताया कि कैसे फिजिकल कंडीशन नहीं अच्छा रहने से आपका काम रुक जाता है। मुझे कभी कभी ज्यादा स्टे करना पड़ता था क्योंकि वो ज्यादा देर तक ठीक करते थे, फिर प्रिंट आउट निकालना पड़ता था, तो वो मेरा टाइम लॉस हुआ, मुझे गुस्सा भी आता होगा अंदर ही अंदर नाउ। लेकिन इससे ज्यादा सिग्निफिकेंट क्या है? इससे ज्यादा सिग्निफिकेंट क्या है? इंटरपर्सनल मतलब आपका रिलेशनशिप ग्रुप मेंबर्स के साथ कैसा है। मैं बताती हूँ, कभी कभी फ्रेशर में स्पीड कम होता है क्योंकि आपको बहुत एक एक साइन चेक करना है, ठीक है ना, एक एक अमाउंट को मैच करना है, सब ठीक है कि नहीं है, तो आपका जो स्पीड होगा वो आपके सीनियर से ऑब्वियसली कम होगा। तो जितने देर में तुम 50 चेक या 50 डॉक्यूमेंट क्लियर करोगे, उतने देर में वो 100 कर लेंगे, ठीक है ना। अगर आपका इंटरपर्सनल अच्छा रिलेशनशिप है, अपने ग्रुप मेंबर्स के लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप है, तो वो अपना काम खत्म करके बोलते थे, हाँ बोलते थे, चल अभी तक काम ही करेगा, बता क्या क्या बचा हुआ, ठीक है ना सर, ये बचा हुआ, चल ठीक है, आधा मुझे दे दे, आधा मुझे दे दे, मतलब क्या, आई विल हेल्प यू, दिस इज व्हाट इंटरपर्सनल। अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, नोबडी विल हेल्प यू। मैं अभी क्या बता रही हूँ, क्या बता रही हूँ? उससे Now, listen again. Interpersonal relation मतलब होता है कि ग्रुप मेंबर्स के बीच में आपका रिलेशन कैसा कैसा हमें नाम में एग्जांपल दिया कि मैं बहुत स्लो थी, ठीक है ना, बैंकिंग के काम में तो मैं धीरे-धीरे काम करती थी, जितनी देर में 50 काम प्रोसेस करती थी, उतनी देर में मेरा सीनियर पूरा काम करती थी, तो ऑल क्लियर वाइज आप कैसे आगे जो आप लोग आते हैं, जो आपको रिप्लेस करने के लिए तैयार है, जो आपको हेल्प करने के लिए तैयार है, साथ ही एटीट्यूड ऑफ सुपरवाइजर, जो आपका बॉस है वो आपका फ्रेंडली है या हमेशा अलग काम में अरंगा है, ठीक है ना, देखता हूँ ये काम तुम कैसे कर लेंगे, तुमको तो आगे नहीं है। एक ये एटीट्यूड होता है, एक होता है नहीं मैं 6 बजे निकलूंगा, तुम भी देखो कुछ काम है तो अभी दे दो, मैं कर देता हूँ काम, राइट। ये दूसरा एटीट्यूड होता है। आपको कैसे बॉस सुपरवाइजर का एटीट्यूड कैसा है, राइट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में। दैट्स व्हाई पीपल से, दैट्स व्हाई रिसर्च सेज that nobody leaves their job, nobody leaves their organization, the person leaves their bosses, right? वो अपने बॉस से फेड अप आकर के छोटे से काम से, तो ऑर्गेनाइजेशन और अपने काम से नहीं कंप्लेन होता है, राइट। तो ये क्या है कि आपका सुपरवाइजर का एटीट्यूड क्या है, एंड द लास्ट पॉइंट इज अदर सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी वहां पे आपका कैसा इनफॉर्मल ग्रूमिंग हुआ है, राइट। यानी ये तीनों पॉइंट उन्होंने इसी रिसर्च के बेसिस पर, फिर बोलेंगे कि कोई बात नहीं कर रहा, सब पीछे बोलता ना आपने कुछ किसी और को देख लिया होगा, गलती हो गई ना। सी ये तीनों पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से पूछूंगी, जो आपको समझ में आया आप एक्सप्लेन करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में अगले क्लास में कवर करूंगी, ठीक है। अटेंडेंस अभी बाकी है,
पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ ऑलरेडी है तुम्हारे ग्रुप में, टाइम पास करने के लिए कुछ भी मत बोलो।